सो हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग कवर करने वाले हैं क्वांट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, परसेंटेजेस। ठीक है, इट इज द मदर ऑफ ऑल दी क्वांट टॉपिक। इससे काफी और टॉपिक्स क्वांट में भी और डीआई में बनते हैं, रीजनिंग में भी इसका रोल काफी होता है। तो आज हम कवर करेंगे परसेंटेजेस। ये कोई बहुत लंबी सी थ्योरी क्लास नहीं है। थ्योरी में बस एक दो बातें बताऊंगा मैं आपको, दो तीन छोटे से फॉर्मूले, और उसे देखिए हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्चुअल एग्जाम वाले क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं। तो वीडियो थोड़ा लेंदी जरूर होगा, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस वीडियो के बाद आप परसेंटेज चैप्टर में एक बहुत अच्छी सी ग्रिप और कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम भानु है। फ्रेंड्स, जो मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, फॉर एग्जांपल जो जिस कॉलेज से मैं पढ़ा हूं, मेरे मार्क्स जो मैं बोलता हूं, फॉर एग्जांपल आई गॉट 99.92 परसेंटाइल इन कैट 2019, जिसमें मेरे कॉन्ट में 99.83 परसेंटाइल आए थे। तो ये जो भी कॉलेजेस हैं, इसके जो क्रेडेंशियल्स हैं, उसके ऊपर वीडियो में काफी जल्दी बनाऊंगा कि माय कॉलेज डिग्रीज, माय स्कोर कार्ड्स, बिकॉज मुझे लगता है कि क्रेडेंशियल्स जो भी क्लेम करता है, कहीं पर भी कोई ट्यूटर, उसका प्रूफ भी होना चाहिए। ठीक है, सो ऑब्वियसली ट्रस्ट तो होता ही है, मैं उस बात को मानता हूं, बट एक्चुअली मैं कंटेंट वीडियो बनाने में अभी पूरा लगा हुआ हूं। बट वेरी सून मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मेरे सारे क्रेडेंशियल्स के मैं आपको चीजें शेयर करूंगा, मेरी डिग्रीज, मेरे सारे स्कोर कार्ड जो मैं यहाँ पे बोलता हूं, और विद ऑल दी प्रूफ। ठीक है, बट थोड़ा मतलब विद इन अ वीक ऑल्सो शेयर करूंगा। ठीक है, चलिए। तो मुझे लगता है जब आप इतना ट्रस्ट कर रहे हैं मुझ पर, तो ट्रांसपेरेंसी मेरी तरफ से भी होनी चाहिए। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, एक जरूरी बात मैं बता दूं आपको। सबसे पहले हम लोग के दिमाग में एक थॉट है कि अगर हमें क्वांट में स्ट्रांग बनना है, और देखो मैं कौन से एग्जाम्स की बात करने वाला हूं इस पीपीटी में, एसएससी, बैंक, कैट, जैट, जितने एग्जाम में भी क्वांट नाम की चीज या मैथ्स नाम की चीज होती है ना, उन सब की बात करने वाला हूं। तो ये मत समझना कि मैं एक पर्टिकुलर एग्जाम की बात कर रहा हूं। मैं एसएससी और बैंक, जहां पे लेवल थोड़ा इजी होता है, उनको भी लूंगा, और कैट के टफेस्ट क्वेश्चन तक आपको ले जाऊंगा इस वीडियो में। और सबको सारे क्वेश्चन देखने हैं। ये मत समझना कि ये हमारे लिए, ये उनके लिए। ठीक है, सवाल पूरा अप्रोच का है। देखिए, आप में से कई लोग ये सोचते हैं कि अगर हमें सफलता एग्जाम में पानी है कौन सेक्शन में, तो हमें स्ट्रांग किसमें होना चाहिए? ज्योमेट्री, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, नंबर्स एक्सेट्रा। परसेंटेज को बहुत छोटा मानते हैं, बिल्कुल नहीं। अगर सक्सेस पानी है आपको, तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल परसेंटेज प्ले करता है। क्यों? मैं आपको एग्जांपल दूं। कैट का एग्जांपल लेता हूं। कैट 2019 जो मैंने खुद भी दिया था, उसका मैंने आफ्टरनून स्लॉट दिया था। उसमें परसेंटेज के 4 सवाल आए थे। ठीक है, और ये मैं देखो, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ये सब भी परसेंटेज के एक्सटेंशन है, इनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। उनको बिना मिला के 3 से 4 सवाल सिर्फ बेसिक परसेंटेज से आते हैं। अब इसमें मैं कुछ चैप्टर ऐड करूं, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो परसेंटेज का ही पार्ट है, और दो और आसान चैप्टर्स, एक तो इक्वेशन चैप्टर होता है, और कौन सा होता है? रेशियो। इनको ऐड करने पर परसेंटेज के सारे चैप्टर्स, इक्वेशंस और फिर रेशियोज, इन तीनों से 7 से 9 सवाल आते हैं आउट ऑफ 34। तो देखा आपने, कैट में कौन सेक्शन में 34 में से 7 से 9 सवाल इनमें से आ जाते हैं। और अगर ये सवाल आप 1 मिनट में एक सवाल कर लेते हैं, जो आराम से कर सकते हैं, तो फिर सोचिए 10 मिनट में आपके 9 सवाल, आपको ग्रीन मार्क वहां पे दिख जाएगा। अगर आपने सेक्शन के शुरुआत के 10 मिनट में 9 सवालों को निपटा दिया, बस आपकी सक्सेस 100% गारंटीड है। ठीक है, और कभी भी एग्जामिनेशन में सक्सेस सबसे ज्यादा डिपेंड करती है पहले 10 या 15 मिनट पे। अगर वहां पे आपने हमला कर दिया सेक्शन पे ठीक से, कि आसान परसेंटेज या रेशियो के सवाल निकाल के सॉल्व कर दिए, आप जीत गए। तो वो बात बोली जाती है ना कि इजीएस्ट क्वेश्चन पहले करो। वो इजीएस्ट कौन से होते हैं? इसी के तो होते हैं। ठीक, अब लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज तो हम कर लेते हैं। अरे जल्दी करना है, 3 मिनट तो सब लोग कर लेंगे। क्या आप 10 मिनट में 9 सवाल कर सकते हो? अगर हाँ, तो आप जीत गए। तो सोचिए, 34 में से, कैट में से 9 सवाल आपने पहले ही कर लिए, फिर कितने बचे? 24-25 सवाल बचते हैं, और समय कितना बचा? 50 मिनट्स। तो आपके पास ज्योमेट्री, नंबर्स और हायर टॉपिक्स के लिए और समय मिल जाता है। तो परसेंटेज में आपकी स्ट्रेंथ उन टॉपिक्स को भी डिटरमाइन करती है, क्योंकि अगर आप सारा समय यहां पे खप गया आपका, तो उनके लिए टाइम कहां से निकालेंगे? तो पूरी कहानी में योर इनिशियल 10 मिनट्स आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट की। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है अच्छे स्कोर्स लाने का, उसमें मेरा फंडा तो सिंपल रहा है। पहले 10 मिनट में अगर इजीएस्ट निकाल के अगर आपने सॉल्व कर लिए, तो आपकी आधी नैया तो ऐसे ही पार है। और इजीएस्ट से मेरा मतलब सबसे इंपॉर्टेंट परसेंटेज से होता है। ठीक है, जो हम में से कई लोग बोलते जरूर है कि आसान लगता है, पर कईयों को प्रॉब्लम आती है उसमें। इसलिए आज मैंने वीडियो, मतलब मैं बड़े दिल से इस चैप्टर का वीडियो बना रहा हूं। ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग एंड द इजीएस्ट एंड द मोस्ट क्रिटिकल चैप्टर मानता हूं मैं इसको। ठीक है, तो दिस इज द ब्रिज फॉर योर सक्सेस। आइए शुरू करते हैं। इसलिए मैंने थ्योरी कम रखी है, एक्चुअल सवाल ज्यादा रखे। और खासकर आप में से कई लोग लंबे सवाल से डर जाते हैं कि 2 लाइन का कर लेंगे, 7 लाइन में डर जाएंगे। अरे वो भी उतना ही आसान है, एक बार ट्राई करके तो देखो। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 सवाल करवाऊंगा। 3 सवाल मैं प्रीवियस ईयर एसएससी पेपर से लाया हूं, और 7 सवाल मैं कैट से लाया हूं, वो भी इसी साल वाले कैट से। इस साल मतलब तो 2020 हो गया, जो 2019 का हुआ था, जिसमें से आफ्टरनून और मॉर्निंग का मिला के 7 सवाल मुझे मिले।
और इसमें प्रॉफिट एंड लॉस वो सब तो मैंने गिना ही नहीं है, ये तो बेसिक परसेंटेज। तो सोचिए कितना ज्यादा चांसेस है हमारे पास, कितनी अपॉर्चुनिटी अच्छा स्कोर करने की। ठीक है, तो देखिए आज मैं दिल से आपको चीजें समझाऊंगा, पूरा देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं और फिर कहानी शुरू करते हैं। बेसिक के नाम पे पर एक चीज आपको पता करनी है, एक दो चीजें बस, ठीक है। परसेंटेज होता क्या है? कम परसेंटेज सिर्फ एक चीज होती है, परसेंटेज इज जस्ट कंपैरिजन। पता है कैसे? अगर ए के नंबर आए हैं 50 और बी के नंबर आए हैं 40, तो अगर मैं बी के नंबर ए से कंपेयर करूं तो मैं परसेंटेज बना रहा हूं, दैट्स इट। तो मैं क्या बोलूंगा? व्हाट आर दी मार्क्स ऑफ बी एज कंपेयर टू ए। तो मैं बी के मार्क्स किससे कंपेयर कर रहा हूं? ए से। तो जिसके मार्क्स कंपेयर हो रहे हैं, तो मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूं, व्हाट इज द मार्क्स ऑफ बी एज कंपेयर टू ए। ठीक है, या फिर आप ये बोल सकते हैं दीज मार्क्स आर व्हाट परसेंटेज ऑफ एज मार्क्स। मतलब बी के मार्क्स ए के कंपैरिजन में कितने परसेंटेज है। तो हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? बी को। तो बी ऊपर आ गया। और कंपेयर कर किससे रहे? ए से। जिससे भी कंपैरिजन होता है उसको बोलते हैं बेस, और वो नीचे आता है डिनोमिनेटर में। ठीक है, सो कंपैरिजन है रेफरेंस पॉइंट, उसको बेस बोलते हैं और वो डिनोमिनेटर में आता है। तो 40/50 और इंटू 100 करो, बिकॉज आपको अभी 40/50 फ्रैक्शन बना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में ले जाने के लिए आपको इंटू 100 करना पड़ता है, ये परसेंटेज बन गया। ठीक है, अब कैंसिल कर दो, 50 का डबल हो गया 100, 40 इंटू 2 कितना होता है? 80%। सो एज कंपेयर टू ए, बी के 80% नंबर आए हैं। बस यही होता है, जहां कंपैरिजन आ गया वहां पे परसेंटेज आएगा, जिससे कंपेयर हो रहा है वो नीचे आएगा, उसको बेस बोलते हैं। पहली सिंपल सी बात ये। अब यहां कंपैरिजन के सिर्फ 4 तरीके होते हैं, आपको सिर्फ 4 देखने हैं, फिर हम क्वेश्चन के लिए तैयार हैं। ये देख लो। तो एक एक एग्जाम्पल लें, हम एक काम करते हैं, कुछ सैंपल वैल्यू मानना मुझे लगता है सही रहेगा। ए को 200 मान लेते हैं और बी को 50 मान लेते हैं, ऐसे ही मैंने सैंपल मान लिया, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। चलो अब देखो, सवाल सिर्फ 4 तरह के बन सकते हैं। पहला टाइप, ए इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ बी, या फिर बी इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ ए। यहां पे देख रहे हैं आप, डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है। पहले वाले में क्या बोल रहा है? ए इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ बी, यू आर डायरेक्टली कंपेयरिंग ए विद बी। इतना बड़ा, इतना मोर या इतना लेस नहीं बोला आपने, आपने सीधा कंपेयर कर लिया। समझ गए? चलो अब पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। आप ए को कंपेयर कर रहे हो और किससे कंपेयर कर रहे हो? बी से। तो नीचे बी आएगा, इंटू 100 हो जाएगा। पर सेकंड वाले केस में क्या बोल रहा हो? बी इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ ए। आप बी को ए से कंपेयर कर रहे हो, तो ए बेस है, ए नीचे आएगा, और आप इंटू 100 कर दोगे। ठीक है, इन दोनों के आंसर्स निकाल लें एक बार। वन वाले का आंसर क्या है? ए ऊपर आएगा, मतलब 200, नीचे बी 50 आ गया, और ये इंटू 100 कर दिया आपने। ठीक है, अब जब कैंसिल करोगे तो 5 का 4 टाइम्स 5 200 हो गया, तो 4 इंटू 100 कितना हो जाएगा? आंसर इज 400%। ठीक है भाई, ए कितना है? बी का 4 गुना, 4 टाइम्स, या फिर 400%। परसेंटेज के लिए आपको इंटू 4 करना, इंटू 100 करना पड़ेगा। ठीक है, इस वाले में उल्टा करना है। मैं रिपीट कर दूं, ए बी का 4 गुना है, 4 टाइम्स। आप क्योंकि परसेंटेज ही तो आपने इंटू 100 कर दिया, तो 400% बोल दिया, डायरेक्ट कंपैरिजन। इस वाले में बी ऊपर आएगा, मतलब 50 ऊपर आ गया, नीचे ए आएगा। ए कितना है हमारा? 200, और फिर यह 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहां पे 50/4 हो, 50/200 हो गया, कितना होता है? 1/4। 1/4 आप 100/4 कर दो, कितना होता है 1/4? 25%। ठीक है, आप जानते हैं बी कितना है? ए का 1/4, और 1/4 का परसेंटेज में इंटू 100 करने पर 25% आता है। ठीक, ये डायरेक्ट कंपैरिजन वाले केस आ गए। ध्यान दिया आपने? ऑफ के बाद जस्ट, जो ऑफ के जस्ट बाद जो भी आता है ना, उसे क्या बोलते हैं? बी, बेस। अब यहां पे बेस बी है और यहां पे बेस क्या है? ए। तो ऑफ के बाद जो भी एंटिटी आएगी वही बेस होगी। ठीक है, जैसे मैं थोड़ा रिफ्रेश करूं इसको, क्वेश्चन नंबर 1 को, व्हाट परसेंटेज ऑफ बी इज ए। यहां पे ए बाद में आ रहा है, पर ऑफ के बाद फिर भी बी आया, तो बेस बी ही रहेगा। तो ये मत समझना कि हर बार लास्ट में आने वाला टर्म बेस होता है। ऑफ के जस्ट बाद जो आता है, व्हाट परसेंटेज ऑफ बी इज ए, यहां पे बेस बी होगा, क्योंकि ऑफ के बाद बी आया, कंपेयर बी से कर रहा हूं। ठीक है, तो इस तरह का देखिए, परसेंटेज चैप्टर इतना आसान चैप्टर है कि उसमें वो आपको लैंग्वेज के साथ खेलेगा, तो लैंग्वेज पे खास ध्यान रखना है। ठीक है, थर्ड और फोर्थ पार्ट देखें। ए इज हाउ मच परसेंटेज मोर एंड बी इज हाउ मच परसेंटेज लेस। यहां पे डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं, इंक्रीमेंटल कंपैरिजन हो रहा है, कौन किससे कितना परसेंट ज्यादा या कौन किससे कितना परसेंट कम। ठीक, अब यहां पे आंसर क्या आएगा देख लीजिए। पहले केस में ए इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन बी, तो ऊपर तो डिफरेंस आएगा, कितना बड़ा है ए बी से? 250 से कितना बड़ा है? 150 ना, ऊपर डिफरेंस लिख दिया आपने। अब कंपेयर किससे कर रहे हो? ए इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन बी, बी से कंपेयर हो रहा है, तो नीचे बी की वैल्यू आएगी 50।
ठीक है, और ये आपने इंटू 100 कर दिया, 150/53 होता है, इंटू 100 कर दो, तो 300% इज द आंसर। इधर क्या हो रहा है, बी इज हाउ मच परसेंटेज, ये बाद में ए आएगा, थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, बी इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन ए। तो ऊपर डिफरेंस आएगा, बी कितना कम है, 150 कम है, 150 कम है, लेस देन ए, आप ए से कंपेयर कर रहे हो, तो नीचे ए आएगा, नीचे क्या आएगा, 200। समझ गए? सो बी इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन ए, तो आपने ऊपर लिखा दोनों का अंतर, अंतर कितना है, 200 - 50। ठीक, अब आपने क्योंकि लेस पहले से बोल दिया तो आपको अलग से माइनस लगाने की जरूरत नहीं, और क्योंकि आप ए से कंपेयर कर रहे हो तो फिर नीचे ए आएगा विच इज 200, और आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वॉट इज 50 से कैंसिल करें, 3 और 4, 3/4। ठीक, वॉट इज 300/4, 75%। आप वैसे भी जानते हो 3/4 75% ही होता है। ठीक है, तो देख लिया आपने, यहां पे ध्यान दिया आपने, मोर या लेस वाले केस में जो भी चीज देन के बाद आती है वही बेस होती है, यहां पे जो ऑफ के बाद आता है वही बेस होता है, तो ऑफ या देन के बाद जो भी आएगा वो बेस होगा, वो नीचे आएगा। समझ गए? सिंपल सी बात। एक टर्म और देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस पे जंप कर सकते हैं। आपने एक टर्म सुना होगा, परसेंटेज चेंज। व्हाट इज परसेंटेज चेंज, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। कुछ वैसा ही काम आपने यहां पर और यहां पे किया। ऊपर आपने दोनों में क्या लिखा, दोनों का डिफरेंस, और नीचे क्या लिखा आपने, जो भी बेस थी, यहां बी था यहां पे था, नीचे आपने बेस लिख दिया, और आपने सब में इंटू 100 किया ही था। तो आप थर्ड और फोर्थ केस को परसेंटेज चेंज की तरह भी मान सकते हैं कि कौन किससे कितना परसेंट ज्यादा है और कौन किससे कितना परसेंट कम है। ठीक है, क्लियर होगी बात? बस अब मैं आपका 1 मिनट और लूंगा और फिर हम सवाल शुरू करने वाले हैं, और वो किस चीज के लिए आप शायद समझ गए होंगे। एक ऐसी चीज जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में भी सीखी थी, और यहां पर भी पूरा खेल इसी से होगा। 1 मिनट दे दीजिए बस। अगर आई थिंक कुछ लोगों ने पहले देख चुका प्रॉफिट एंड लॉस वाला वीडियो, उसमें बात बोली थी, मैं दोबारा बोलने वाला हूं क्योंकि यहां पर भी काफी जरूरी है। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी सिंपल। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर का मतलब क्या होता है बता दूं मैं आपको। अगर कोई क्वांटिटी है ए, या चलो एक्स मान के चल लेते हैं, एक्स, अगर मैंने एक्स को 20% इंक्रीज किया है, तो 20% इंक्रीज करने का मतलब मैंने एक्स में कितना ऐड करना है, 20% ऑफ एक्स को ऐड कर देना है। ऐड कर देते हैं, तो ये रहा एक्स, उसमें आप 20% ऑफ एक्स को ऐड कर दीजिए। ठीक है, 20% मतलब 20/100 कितना हो जाएगा। अगर आप परसेंटेज साइन को हटा रहे हो तो आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, 20/100 0.2 होता है। सो एक्स प्लस 0.2x, ऐड करो कितना आ गया, 1.2x। यही 1.2 होता है परसेंटेज फैक्टर, मतलब समझे, अगर किसी चीज को 20% इंक्रीज करना है आपको, तो आपको 1.2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, मतलब उतना परसेंटेज करने के लिए आपको कौन सा फैक्टर मल्टीप्लाई करना है। अब यहां से हमने बहुत बातें कर ली थी। अगर 30% इंक्रीज करना है तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, फैक्टर 1.3 हो गया। 40% में फैक्टर 1.4 हो गया। 75% में फैक्टर 1.75 हो गया। 81% में फैक्टर 1.81 हो गया। 80% में 1.8 हो गया। बस सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए, ये तो तब की बात होती है जब हम लोग कोई चीज इंक्रीज करते हैं। अगर डिक्रीज कर रहे हैं तो काम और आसान हो जाता है, वो देख लेते हैं। फिर हमारी थ्योरी पूरी तरह से तैयार है। देखिए इतनी सिंपल सी थ्योरी है, और बिना क्वेश्चन कितने आराम से हम सारे कर लेंगे। डिक्रीज वाला केस देख लीजिए कि डिक्रीज वाले केस में किस तरह से परसेंटेज फैक्टर आता है। पहला सवाल, लेट अस से वी आर डिक्रीजिंग एक्स, तो हम मान लेते हैं कि हमने एक्स को 30% कम कर दिया। तो करना क्या है, एक्स में से 30% ऑफ एक्स माइनस कर देना। मतलब एक्स का ही 30% एक्स से माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा, एक्स माइनस 30% कितना होता है, 30/100, मतलब 0.3, और ये एक्स आ गया। ठीक, अब एक्स कॉमन लो, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 माइनस 0.3 मतलब 0.7x। 30% रिडक्शन का फैक्टर 0.7 हो गया। तो और सिंपल है, पता है क्यों, आपने 30% हटा लिया तो बचा कितना, 70%। 70% का फैक्टर 0.7 ही तो होता है। अगर कोई चीज आपने 90% कम कर दी तो कितनी बचेगी, 90% कम करने पर 10% ही तो बचेगा, मतलब 0.1x। 10% क्या होता है, 10/100, 0.1। अगर कोई चीज आपने 40% कम कर दी तो 0.6x तो बचेगा, मतलब 60%। दोनों तरफ की बात समझ गए? चलिए, अब एक बात, छोटी सी बात ध्यान रखना जो सवालों में आएगी। अगर मैंने बोला ए और बी, तो अब मैं बोल रहा हूं ए इज 20% मोर देन बी, तो अगर ये बी है तो ए किसके बराबर हो जाएगा, 1.2 बी। तो अगर ए बी से 20% ज्यादा है तो बी में आप 1.2 मल्टीप्लाई करके ए को ले सकते हो। ठीक है, पर अगर आपको क्वेश्चन में ए और बी दिए हैं और आपसे बोला है कि ए इज 20% मोर देन बी, पर आपको वैल्यू बी की नहीं, वैल्यू ए की दे दी और बी की पूछ ली, मतलब वो उल्टा लाना चाह रहा है आपको, तो पता है कहानी क्या होगी, ए कितना है,
भाई बेसिकली तब मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड कर दोगे, सिंपल सी बात है। ए कितना है 1.2 बी। अब बी नहीं दिया आपको, ए दिया है और बी मांगा है, तो उल्टा करना है। बी कितना हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाय 1.2 या ए डिवाइड बाय 1.2 डिवाइड। तो अगर कोई फैक्टर लगाने के बाद की वैल्यू दी और इनिशियल वैल्यू पूछ ली तो मल्टीप्लाई मत करना, डिवाइड कर देना, बस सिंपल सी बात। ठीक। सो अगर ए इज 10% लेस देन बी, और 10% लेस का फैक्टर तो 0.9 होता है, और ए दिया और बी पूछ लिया, तो आप 0.9 ए से मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करोगे और आपको बी मिल जाएगा, बस सिंपल सी बात है। समझ गए? अब हम पूरी तरह से तैयार हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट 10 क्वेश्चंस। सिंपल सवाल हैं, बेसिक लेवल से बिल्कुल एक्सट्रीम तक ले जाऊंगा, इसके अलावा सवाल नहीं आ सकता आपका। मतलब सिमिलर पैटर्न्स आ सकते हैं पर डिफिकल्टी लेवल इसे क्रॉस नहीं करेगा। तो सारे सवाल ध्यान से देखिएगा। और एक चीज और, हम सवाल जब देखते हैं तो हमारे दिमाग में क्या होता है, एक तो सवाल समझ में आना चाहिए। कई लोगों को सवाल समझ में ही नहीं आता, फिर या तो वो सवाल से डर जाते हैं या फिर ये समझते हैं कि सवाल शुरू कहां से करें। मैं सारी अप्रोच की सवाल पढ़ते दिमाग में क्या आना चाहिए और अप्रोच कैसे करना चाहिए आपको बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले 3 सवाल एसएससी के सवाल हैं, एक्चुअल एग्जाम में आ चुके हैं, फिर कैट वाले उठाएंगे इसी साल के, इसी साल के मतलब 2019 के। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। वन नंबर इज 25% ऑफ अनदर नंबर। तो पहले काम करें, नंबर पहले को एक्स मान ले, दूसरा नंबर कितना है उसका 25%। व्हाट इज 25%? 1/4। तो दूसरा नंबर आपने कितना मान लिया, x/4। ठीक है, 25 इज 1/4। अब देखिए, लार्जर नंबर इज 12 मोर देन स्मॉलर नंबर। बड़ा नंबर छोटे वाले से 12 ज्यादा है, तो दोनों का डिफरेंस 12 होना चाहिए ना। तो लार्जर नंबर तो x माना ना आपने, वो निकल जाएगा, समझे? तो माइनस कर दो। व्हाट इज x माइनस x/4? 3x/4। ये 12 के बराबर है, सॉल्व कर दो। 3 से 4 हो गया, x कितना आ गया, 16। ठीक, तो बड़ा नंबर 16 है, छोटा नंबर इसी का 1/4 है। 1/4 मतलब कितना होता है इसका, 4, इसलिए इनका डिफरेंस 12 आ जाता है। तो आंसर कितना है हमारा, बी ऑप्शन इज द आंसर। सिंपल था या नहीं था? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुनिएगा। ए की सैलरी बी से 50% ज्यादा है, तो बी की सैलरी ए से कितना परसेंट कम होगी? इसका सवाल 50% है या नहीं है? 50% इसका आंसर नहीं है, ध्यान रखना, सिली मिस्टेक बहुत हो जाती है। तो हमको क्या लगता है, अगर मेरे नंबर आपसे 50% ज्यादा हैं तो आपके नंबर मुझसे 50% कम होंगे। नहीं, दिस इज मैथमेटिकली रॉन्ग। वाई इज इट रॉन्ग? देखिए, ए के नंबर 20 से 50% ज्यादा है, तो एक काम करें, बी के नंबर अगर मैं 100 मान लेता हूं तो ए के नंबर 150 हो जाएंगे। बी से 50% ज्यादा ही तो है ए के नंबर, ठीक है। तो यहां पे हमने कहानी कर ली कि बी के नंबर 100 मान लिए और ए के नंबर 150, क्योंकि 50% ज्यादा करना है। आप बी को एक्स मान के ए की वैल्यू 1.5x भी पुट कर सकते थे, आंसर सेम। ठीक, अब सवाल क्या है देखिए, ये तो हमने फर्स्ट स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन यूज करी। अब सेकंड स्टेटमेंट में ये पूछ क्या रहा है, बी सैलरी इज लेस देन ए सैलरी बाय हाउ मच? बी की सैलरी ए के कंपैरिजन में कितना परसेंट कम है? तो सबसे ऊपर क्या आएगा कि डिफरेंस कितना है, डिफरेंस तो 50 का है। अब नीचे क्या आएगा, आप कंपेयर किससे कर रहे हैं, आप ये पूछ रहे हैं बी की सैलरी ए से कितना परसेंट कम है, तो कंपेयर अब ए से हो रहा है। पहले कंपेयर किससे कर रहे थे, देखो ऑफ के बाद बी आ रहा है, तो पहले आप बी से कंपेयर कर रहे थे, अब आप ए से कंपेयर कर रहे हो। तो पहले आप बी से ए जा रहे थे, अब ए से बी आ रहे हो, इसलिए बेस अब बी नहीं ए रहेगा। बेस बदल गया, इसलिए आंसर बदलेगा। ठीक, हमारा बेस अब यहां पे आप किससे कंपेयर कर रहे हो, ए से कंपेयर कर रहे हो। ए की वैल्यू नीचे आएगी तो 150 नीचे आ जाएगा, और आपको इंटू 100 करना ही पड़ता है। ठीक, व्हाट इज 50 बाय 150? 1/3। 1/3 का परसेंटेज कितना होता है, 100/3। 100/3 मतलब 33.33%, या 33 1/3%। आप जैसा लिखना चाहो लिख सकते हो, बात एक ही है, समझे? तो आंसर 50 नहीं है, क्योंकि बेस बदला, पहले बी से ए जा रहे थे, अब ए से बी आ रहे हो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न। पता है इस क्वेश्चन में मैं देखता हूं कई बार कुछ फॉर्मूले भी यूज होते हैं। ठीक है, आपने किताबों में पढ़े होंगे, मुझे लगता है जरूरत नहीं है। देखो 10 सेकंड में तो आंसर वैसे ही आ गया ना। 100 से गए 50, सॉरी 100 से गए 150, अब वापस आना है तो डिफरेंस 50 का है, नीचे 150 आ जाएगा। 1/3 का मतलब पता है 33.33%। आंसर तो 10 सेकंड में वैसे ही आ रहा है, तो फॉर्मूले का यूज क्यों करना, जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो एक सवाल और सिंपल सा, फिर मैं एक्चुअल कैट के सवाल करूंगा जो सबको देखने जरूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कैट के, जो कैट वाले देखेंगे एमबीए वाले, सबको, एसएससी वाले भी, बैंक वाले भी, क्योंकि देखिए इन एग्जाम्स का लेवल भी, इसमें स्पीड की जरूरत तो होती है पर लेवल भी काफी बढ़ रहा है, तो आप इसको लाइटली नहीं ले सकते। तो आपको सारे क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ लो पहले। व्हाट परसेंटेज ऑफ वन डे इज 36 मिनट? मतलब ऑफ के बाद देखो कौन आ रहा है, ऑफ के बाद वन डे आ रहा है, तो मतलब वन डे नीचे आएगा और 36 ऊपर आएगा, पर यूनिट सेम करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, मतलब एक दिन का कौन सा परसेंटेज हिस्सा होता है 36 मिनट? ठीक, तो ऊपर कर दिया 36 मिनट्स, और कंपेयर कर रहे हो वन डे से। कन्वर्ट वन डे इंटू मिनट बिकॉज यूनिट हैज टू बी सेम।
तो एक दिन में होते हैं 24 घंटे और एक घंटे में होते हैं 60 मिनट्स। अब दोनों तरफ मिनट आ चुका है, कैंसिल हो जाएगा और आप इंटू 100 कर सकते हो बिकॉज आपको आंसर परसेंटेज में चाहिए। कर लो सॉल्व। एक काम करें, 12 का डबल 24, 12 का 3 टाइम्स कितना हो गया 3, ठीक है, और 3 से कैंसिल करके इसको 20 बना लो, ठीक। तो यहां पे 20 से कर दो आप 100/2, 20 कितना होता है 5, 5/2 बचा। व्हाट इज 5/2? 2.5, 2.5% इज योर आंसर। बस आ गया आंसर 2.5%। समझ गए? चलिए, अब बस 7 सवाल और हैं। ध्यान से अब सवाल देखना कि देखो कितने आराम से सारे सवाल होंगे, जो कि देखने में डरावने लगते हैं क्योंकि घुमाएगा बहुत आपको, पर हम कितने आसानी से डिकोड करेंगे आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस मैं चाहता हूं, थोड़ा समय देना पड़ेगा आपको, बट क्वेश्चन स्किप मत करना, बहुत काम की चीज यहां पे देखेंगे हम लोग। These 7 questions are the actual CAT questions। CAT 2019 के एक्चुअल सवाल हैं ये, ठीक है। और देखना कितने आराम से करेंगे हम लोग। और इसमें कुछ सवाल मॉर्निंग स्लॉट के हैं, कुछ आफ्टरनून स्लॉट के, दोनों स्लॉट में अलग सवाल आते हैं। वो लोग चैप्टर का प्रपोर्शन ऑलमोस्ट सेम रखते हैं, पर सवाल का डिफिकल्टी भी सेम रखते हैं ऑलमोस्ट। कोशिश करते हैं इस बात की कैलिब्रेशन रहे डिफिकल्टी में, हल्का फुल्का डिफरेंस शायद होता होगा, पर हाँ मैं दोनों के मिला के सवाल लाया हूं आपके लिए लेटेस्ट। बिल्कुल पढ़िए सवाल। सो देखिए, इनकम ऑफ अमला इज 20% मोर देन बिमला एंड 20% लेस देन कमला। आपने बीच में एंड लगाया ना, एंड मतलब दोनों बातें किसके लिए हो रही हैं? अमला के लिए, ठीक है। अगर यहां हु लगा देते तो हु मतलब बिमला की बात होती, ठीक है। देखो एग्जांपल सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको। इनकम ऑफ अमला इज 20% मोर देन बिमला, कॉमा विच इज 20% या हु इज 20% लेस देन कमला, तो बिमला की बात हो रही है। पर एंड मतलब दोनों बातें पहले इंसान के लिए हो रही है। अब क्योंकि बीच में एंड लगा है तो फिर दोनों बातें अमला के लिए हो रही है, ध्यान रखना एंड और हु का अंतर, ठीक है। चलो, तो इनकम ऑफ अमला इज 20% मोर देन बिमला एंड 20% लेस देन कमला। अब यहां ध्यान दीजिएगा, सारी कहानी किसके लिए हो रही है, किससे कंपैरिजन में हो रही है? अमला के कंपैरिजन में। अमला को कंपेयर किया आपने बिमला के साथ भी, और अमला को कंपेयर किया आपने कमला के साथ भी। तो यहां पे सबसे अच्छा है कि हम अमला की वैल्यू मान के चल लेते हैं। तो पहले ये रहे दो लोग आपके, ये अमला की बात, ये बिमला की बात, और ये कमला की बात। अब क्योंकि इसने बिमला कमला दोनों को अमला से कंपेयर किया तो मैं अमला को एक्स मानूंगा, उसके टर्म में मैं सब कुछ निकालूंगा, ठीक है। अगर आप बिमला और कमला से चालू करेंगे तो आपको वेरिएबल ज्यादा मानने पड़ सकते हैं, आंसर तब भी आएगा पर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो सिंपल काम रखते हैं, ठीक। चलो, अब इनकम ऑफ अमला इज 20% मोर देन बिमला। 20% मोर का फैक्टर 1.2 होता है, ठीक। 1.2 बिमला में मल्टीप्लाई करने पर अमला बनेगा, पर मुझे उल्टा जाना है, मुझे अमला से बिमला के पास जाना है। तो मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं? डिवाइड करिए। तो 1.2 मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करेंगे आप। आगे बिमला की वैल्यू, एंड आगे बढ़ते हैं। अमला इज 20% लेस देन कमला। 20% लेस का फैक्टर क्या होता है? 0.8, ठीक है। तो 0.8 जब कमला में मल्टीप्लाई होगा तब अमला बनेगा, पर दोबारा हमारे पास अमला तो एक्स है, हमें कमला के पास जाना है, उल्टा जाना है। इसलिए 0.8 कमला में मल्टीप्लाई नहीं, 0.8 अमला में डिवाइड करेंगे, एक्स में डिवाइड, क्योंकि हमने अमला का एक्स मान लिया तो उसी से हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहां पे दोबारा डिवाइड करेंगे, क्योंकि 20% लेस बोला है, उसका फैक्टर 0.8 होता है, ठीक है। वैल्यूज मिल गई सारी, अब आगे बढ़ जाते हैं। तो देखा आपने, हम अपना दिमाग लगाएंगे ही नहीं, जो वो बोलेगा मैं लिखते जाऊंगा, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हैं, मुझे किसी भी ट्रिक में फंसने की जरूरत नहीं है। जितना भी देखो घुमाया उसने बहुत है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। कुछ करा रहा है चेंज कर लेते हैं। कमलाज इनकम इज गोज डाउन बाय 4%। कमला की इनकम 4% कम हो गई। अब देख रहे हो आप, वो सिर्फ कमला और बिमला में चेंज करेगा। कमला में 4% कम, 4% कम का फैक्टर होता है 1.04 है 0.96, 0.96 कम कर रहे हो ना आप। 4% गया तो 96% बचेगा ना, 96% का फैक्टर कितना होता है? 0.96। तो ये आ गया आपका, पहले वैल्यू थी कमला की, और इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो क्या? 0.96, क्योंकि आपने कितना कम कर दिया है? 4%। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग डर जाते हैं। डरते क्यों हैं? उनको अच्छा क्या लगता है? अच्छा फ्रेंड्स, एक बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर होने वाला है, पर मेरा काम आपको समझाना है, आपके दिमाग के सारे डाउट्स क्लियर करना है, इसलिए मैं आराम से समझा रहा हूं। आप लोग एग्जाम में इतना बातें करते सॉल्व मत करना कि अपने आप को इतना समझा रहा हूं, मैं समझाने का मेरा काम है, इसलिए मैं टाइम ले रहा हूं। आप तो फट से कर देना इसको, ठीक है। तो आपके दिमाग में पूरी बैकग्राउंड बनाने के लिए मैं इतना बोलता हूं, आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं। हाँ, तो एक बात दिमाग में आती है, कुछ लोग 0.96 से डर जाएंगे, क्योंकि उनको अच्छा क्या लगता है? 0.9, 0.8, 0.6, 0.5, 0.96 थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, इससे वो डर जाते हैं कि कैलकुलेशन गड़बड़ होंगे। नहीं होने वाले, आसानी होंगे, चिंता मत करिए, ठीक है, आसान कैलकुलेशन होंगे।
आप बस बढ़ते जाइए, बीच में हिम्मत मत हारिए। आगे चलते हैं। बिमला की इनकम गोज अप बाय 10%, 10% इंक्रीज, गोज अप मतलब ज्यादा होना, 10% मोर का फैक्टर तो 1.1 होता है ना। तो हमने बिमला की जो पुरानी इनकम थी उसमें 1.1 मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे बिमला की नई इनकम मिल गई और कमला की नई इनकम मिल गई, बढ़िया है। अब पूछा क्या वो देख लो, क्या पूछा है। द परसेंटेज बाय विच कमलाज इनकम वुड एक्सीड बिमलाज इज नियरेस्ट टू, मतलब कमला की इनकम कितनी परसेंटेज पॉइंट ज्यादा है एज कंपेयर टू बिमलाज इनकम। तो आई एम कंपेयरिंग, ऊपर किसकी बात हो रही, डिफरेंस की, एक्सीड मतलब कितना ज्यादा है, ऊपर डिफरेंस आएगा दोनों का। चलो कर दें सॉल्व। अब यहां देख लीजिए, इसी की मैं बात कर रहा था, यहां से थोड़ा मैं छोटा कर दूं अपने यहाँ पे इमेज। अब देखो कितना आसानी से होगा, सॉल्व करें थोड़ा। इसको तो सॉल्व करने का मतलब नहीं, क्योंकि इतना सॉल्व होता दिख नहीं रहा, यहां सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहां से दो डेसिमल एक काम करता हूं, 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं, कितना आ जाएगा 96 और 80। ठीक है, अब यहां से जीरो दोबारा कैंसिल कर दो, मतलब बेसिकली 10 से मल्टीप्लाई करने का फायदा है, एक ही डेसिमल खिसका हुआ। तो पहले ये था 0.96 और ये 0.8 था, डेसिमल एक खिसका दो आप, तो कितना आ जाएगा 9.6 अपॉन 8, कैंसिल कर दो। 8 इंटू 1 इज 8, आगे कैरी ओवर होगा इसमें तो 16 बन गया, 8 का डबल क्या होता है 16, तो देखा आपने कितना बन गया 1.2x। व्हाट इज 96 बाय 8, 12, और डेसिमल ऊपर एक ज्यादा है तो 12 नहीं 1.2 हो जाएगा। कितना सिंपल नंबर दिया आपने, देखो तो 4% कम आपके फायदे के लिए बोल रहा था, 96 बन गया जो 8 का मल्टीपल है। ठीक है, चलो दोनों वैल्यू आ चुकी है, पुट कर दो, लेट अस कंपेयर। कमला की इनकम कितनी ज्यादा है, तो कमला की इनकम ऊपर आएगी 1.2x माइनस बिमला की इनकम कितनी है, ये रहा, तो ऊपर 1.1x है और नीचे 1.2 है। और नीचे डिवाइड किससे कर रहे हो आप कंपेयर किससे कर रहे हो, वुड एक्सीड बिमलाज इनकम, ये देख लो आप। कमला की इनकम कितनी ज्यादा है बिमला की इनकम से, आप बिमला की इनकम से कंपेयर कर रहे हो, मतलब ये नीचे आएगा। ठीक है, सो 1.1x अपॉन 1.2 ये नीचे आ गया। अब एक काम करें, इसको सॉल्व करने के लिए मैं इस पार्ट को हटा देता हूं, देखिए सॉल्व बड़े आराम से हो जाएगा, इस पार्ट को हटा देते हैं। अब आप देख रहे हैं इसमें क्या करना सही, मुझे लगता है सबसे सही पता है कौन सा काम रहेगा। ये जो बार बार अपॉन 1.2 आ रहा है ना, ये परेशान कर रहा है, तो एक काम करते हैं ऊपर और नीचे दोनों 1.2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। सो आई एम डिवाइडिंग 1.2 ऊपर भी और नीचे भी, तो कितना आ जाएगा इधर 1.2 इंटू 1.2, व्हाट इज 12 इंटू 12, 144, दो डेसिमल लगाने हैं ना आपको, तो 1.44x आ गया, माइनस यहां से तो कैंसिल हो जाएगा दोनों। ठीक, अच्छा इंटू 100 भी करना है वो मत भूलिएगा। ठीक है, यहां पे मल्टीप्लाई करें तो ये सिर्फ बचा कितना हमारा 1.1x, नीचे क्या आ गया 1.1x, क्योंकि यहां से भी कैंसिल हो गया और इंटू 100 कर दिया आपने। क्लियर है बात। चलिए अब एक काम करते हैं, लेट अस सॉल्व दिस। x तो कैंसिल हो गया, x हटा दो आप, यहां ऊपर कितना बचा रहा है, दिस विल बी 0.3, मतलब बेसिकली आप 1 से 1 कैंसिल करा, दिस इज 0.34, और नीचे कितना बचा है 1.1 और इंटू 100 हो गया। अब देखो आंसर आ जाएगा, करें काम। अब देखो यहां पे मैं ऊपर लिख देता हूं आंसर। एक काम करते हैं, ऊपर कितना आ गया आपका, मैं एक डेसिमल हटा रहा हूं यहां पे और ऊपर भी खिसक जाएगा, तो 3.4 बाई 11 हो गया, इंटू 100 करना है आपको, तो कितना हो जाएगा 340। नीचे कितना आ गया 11 आ चुका है और परसेंटेज में आंसर है, कैंसिल कर दो, 11 इंटू 3 33, 1 उधर जाएगा, तो आंसर कितना का मुझे अप्रोक्सीमेटली बताओ। अभी ये देखो 11 है आपका, 11 में आपने इंटू 3 करा तो कितना आ गया 33, 1 गया 10, तो आपने जीरो कर दिया, फिर 0.9 आएगा ना आपका, तो अप्रोक्सीमेटली 31% बोल सकते हो ना आप इसको, 31%, दिस इज योर आंसर। तो हमारा 340/11 आंसर आ चुका था, हमने डिवाइड किया, दिस इज एक्चुअली इट इज अराउंड 30.9 के आसपास, और 30.9 अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, ये देखो नियरेस्ट बोला है इसने, 30.5 30.9 अप्रोक्सीमेटली 31 होता है, तो आपका आंसर ए ऑप्शन आ गया। तो देखा आपने, आपने अमला का माना, उससे बिमला और कमला का आ गया, उन्होंने आपने एक चेंज लगा दिया उनका, तो पहले अमला का फाइंड किया, अज्यूम किया, उससे बिमला और कमला का अज्यूम कर लिया आपने, दो परसेंटेज चेंज करके उनको इंक्रीज और डिक्रीज कर दिया, नई वैल्यू आ गई आपकी, एक ये और एक ये, इनके बीच में आपको सिर्फ परसेंटेज चेंज फाइंड करना है, वो तो आप लगा के सॉल्व कर ही सकते हो, वो तो आसान होगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 31%। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं, ये देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार, तब तक मैं इसको बड़ा कर देता हूं। हाँ जी, अब देखिएगा, Meena scores 40% in an examination, and after review, even though her score is increased by 50%, she fails by 35 marks.
इफ हर पोस्ट रिव्यू स्कोर इज फर्दर इंक्रीज बाय 20% शी विल हैव 7 मार्क्स मोर देन द पासिंग स्कोर। तो हमें बताना है कि परसेंटेज स्कोर कितना चाहिए एग्जाम पास करने के लिए। पूरी कहानी में पता है क्या नहीं दिया आपको, सोचिए। बहुत सारे परसेंटेज और पासिंग मार्क्स का डिफरेंस और फेलिंग मार्क्स का वो गैप दिया हुआ है। आपको टोटल मार्क्स की कहीं पे बात नहीं करी गई है। उसके परसेंटेज की बात करी पर टोटल मार्क्स दिए नहीं है आपको। तो आपको सिर्फ एक काम करना है। कौन सा काम? लेट अस अज्यूम कि टोटल मार्क्स कितने हैं? एक्स। आप टोटल मार्क्स को एक्स मान सकते हैं। अब देख लीजिए, मीना के नंबर कितने आए हैं टोटल में से? 40%, मतलब मीना के 0.4x आए। व्हाट इज 40%? 40/100, तो 0.4x। ठीक, मीना के इतने नंबर आए। पर एक प्रॉब्लम है, उसने अपने नंबर रिव्यू करवाए। रिव्यू के बाद उसके नंबर कितने बढ़ते हैं? 50%। इंक्रीज है 50%। 50% इंक्रीज का फैक्टर कितना होता है? 1.5। तो आप अपने 0.4 में 1.5 मल्टीप्लाई कर दो। बड़ा सिंपल है, देखो 15 इंटू 4 कितना होता है? 60, 60, और डेसिमल 2 है तो 0.6 हो जाएगा। ये 0.6x आ गया। ये रिव्यू के बाद के नंबर है। पर इसके बाद भी वो पास नहीं हो पाती, मतलब वो अभी भी कितने नंबर से फेल हो जाती है? 35 से। मतलब समझे आप लोग, इतने नंबर लाने के बाद भी 35 से फेल हो रही है। मतलब इन नंबरों में अगर हम 35 ऐड कर देते हैं तो हम पासिंग लाइन पे पहुंच गए, उस बाउंड्री पर। ठीक है, अभी यहीं तक रुको। बाउंड्री एक जगह और से लाएंगे, फिर बराबर करके एक्स निकालेंगे। अभी यहां पे रुक जाओ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इफ हर पोस्ट रिव्यू स्कोर, दिस इज हर पोस्ट रिव्यू स्कोर, इज इंक्रीज बाय 20%, उसने 20% और इंक्रीज किया है, तो अब कितना नंबर बढ़ गया? 20% इंक्रीज का फैक्टर कितना होता है? 1.2। ठीक है, व्हाट इज 12 इंटू 6? 72। डेसिमल कितने हैं आपके? 2, तो कितना हो जाएगा? 0.72x। इतने नंबर के बाद वो पास हो जाती है, पर कितने गैप से पास हो जाती है? अब 20% बढ़ने से वो 7 नंबर से पास होगी, मतलब बाउंड्री के 7 आगे है वो। मतलब अगर इन नंबरों से जो 20% बढ़ाने के बाद मुझे मिले हैं, इस नंबर से अगर मैं 7 माइनस करूं तो दोबारा बाउंड्री पर आ जाऊंगा। तो ये दोनों नंबर बाउंड्री नंबर हो गए, तो इनको बराबर कर सकता हूं क्योंकि दोनों सेम बाउंड्री की बात कर रहे हैं। एक इधर से 35 आगे आया, एक उधर से 7 पीछे आया, आपको एक्स मिल जाएगा। ठीक है, चलो सॉल्व कर ले, पहले एक्स निकाल लें। तो एक काम करते हैं, एक्स के टर्म को एक तरफ लाओ, तो आराम से काम, इसको इधर ले जाते हो, 7 को यहां लाओ, तो कितना आ जाएगा? इधर बन गया आपका 42। एंड व्हाट इज 0.72 माइनस 0.6? 0.12x। समझ गए? अब सही है? हाँ सही है। एक्स कितना आ गया? 42 बाय 0.12, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 100 यहां हो गया और नीचे 12 हो जाएगा क्योंकि आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, आप कैंसिल करते हैं। 6 से कैंसिल करें, ऊपर 700 आ गया और यहां 2 आ गया, दोबारा कैंसिल करो 350। आपका एग्जाम 350 नंबर का था, पर ये पूछा नहीं है। पूछा क्या? ध्यान से देखिए, पूछा क्या है आपसे? परसेंटेज स्कोर नीडेड टू पास द एग्जामिनेशन, मतलब कितने परसेंट पे आप एग्जाम में पास होते हैं। पासिंग का परसेंटेज नहीं, पर पासिंग के मार्क्स तो ये दिए हैं या ये दिए हैं, दोनों में से कोई भी एक यूज कर लो। हम ये यूज कर लेते हैं। तो एक्स को यहां पे डाल के निकालते हैं कि पासिंग के नंबर एग्जैक्टली कितने हैं। तो यहां रख दो, 0.6 हो गया, इंटू 350 कर दो और प्लस 35 कर लो आप। ठीक है, अब यहां सॉल्व कर लो। देखो 0.6 इस जीरो से हट जाएगा तो 35 इंटू 6 आ जाएगा। ठीक, और यहां पे एक 35 और है आपका। ठीक, तो सॉल्व कर लो। बेसिकली 35 इंटू क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। क्लियर है बात? अब यहां पे एक बात देखो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इतना कर लिया ना। ये आपके पासिंग के नंबर आ चुके हैं, जितने भी आए। सॉल्व करना भी इसको आसान है, पर अब अभी हम नहीं कर रहे क्योंकि हमसे पूछा नहीं। हमसे क्या पूछा है? पासिंग मार्क्स या पासिंग परसेंटेज। हमें पासिंग मार्क्स मिले अभी। पासिंग परसेंटेज कैसे निकालोगे? ये रहे आपके पासिंग मार्क्स, इसको टोटल से डिवाइड करो जो पहले ही मिल चुका है आपको, और इंटू 100 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। इसलिए देखा आपने, मैंने 35 इंटू 7 आराम से कर सकता था, कोई मुश्किल नहीं है। पर क्यों करूं? क्योंकि 35 तो कैंसिल होगा ना, यहाँ पे टाइम बचा सकते हो आप इस तरह से। 35 से कैंसिल करो, नीचे 10 आ गया, 10 से 0 गया, कितना आंसर आ गया आपका? 70% इज योर पासिंग मार्क्स। वेर इज 70%? सी ऑप्शन इज द आंसर। ये एक्चुअल कैट का सवाल है, विच वॉज नॉट वेरी इजी, पर आपने आराम से कर लिया। इसलिए मैथमेटिक्स में कुछ मुश्किल होता ही नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट होता है। जो बोलेगा हम करते जाएंगे, अपना दिमाग लगाना ही नहीं। अब इसमें क्या आसान क्या मुश्किल? जो बोलेगा 40% करना था कर दिया, 50% बढ़ाना था बढ़ा दिया, 20% बढ़ाना था बढ़ा दिया। 35 वाला गैप था पासिंग में, 7 नंबर से पास हो गए। जो बोलेगा हम करते जाएंगे, हमारा आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, सॉरी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, अब ये क्वेश्चन देख लीजिएगा।
दो तीन और सवाल हैं बस। इन अ क्लास 60% ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। अब देखिए कितना घुमाएगा इस सवाल में, पर हम कितने आराम से डील करेंगे सवाल को। इन अ क्लास 60% ऑफ दी स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड द रेस्ट आर बॉयज। एक काम करें, टोटल बच्चे कितने मान लेते हैं, एक्स। गर्ल्स कितनी है 60%, मतलब 0.6x। तो बॉयज कितने बच्चे बताओ, 0.4x। जब 60% गर्ल्स है तो 40% बॉयज हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए देर आर 30 मोर गर्ल्स देन बॉयज, मतलब गर्ल्स का नंबर बॉयज से 30 ज्यादा है। तो माइनस करें एक बार इसको और इसको, तो 0.2x आ गया। ये कितना होना चाहिए, 30 के बराबर, क्योंकि गर्ल्स और बॉयज का डिफरेंस 30 है। आपके टोटल नंबर स्टूडेंट आ गया 3। ये 30/0.2, डेसिमल हटाओ, ऊपर 0 आ गया। व्हाट इज 300/2, 150। बच्चों का नंबर 150 आ गया, 150 बच्चे हैं क्लास में। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है। 68% ऑफ द स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग 30 बॉयज हैव पास द एग्जामिनेशन। टोटल का 68% बच्चे पास करते हैं। 68% मतलब 0.68, सॉरी 0.68। तो 150 का 0.68, ये है वो बच्चे जो पास हुए हैं। ठीक है, अब एक बार नंबर निकाल लें। इसमें 30 बॉयज हैं तो बाकी कौन है, गर्ल्स। ठीक, चलो पहले का नंबर निकाल लेते हैं, तो फिर इसे सॉल्व कर लें। एक सिंपल काम करते हैं, 68 इंटू 15 कर लेते हैं तो आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक है, 8 इंटू 5 इज 40, 6 इंटू 5 इज, और ये आपका 340 आ गया, ये 68 आ जाएगा। यहाँ पे तो क्रॉस आएगा 0 2, ये रहा। ठीक है, और डेसिमल आपका कितने लगने वाले हैं यहाँ पे, दिस इज एक्चुअली ये 15 हो जाएगा और ये 6.8 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं एक जीरो से इसका डेसिमल कैंसिल कर रहा हूं, डेसिमल 1 रहेगा आपका, तो यहाँ पे भी डेसिमल 1 लगा दो, तो आंसर कितना आ गया, 102। 102 बच्चे पास हुए हैं। ठीक, अब आपको पूछा क्या है, कितनी परसेंटेज ऑफ गर्ल्स पास नहीं हुई हैं। पास का नहीं पूछा, पास नहीं है, तो कितना घुमा रहा है देख लीजिए सवाल को। और इस सवाल के ऑप्शंस भी नहीं थे, सब्जेक्टिव में आया था, पर आराम से हो जाएगा। ठीक है, 102 बच्चे पास हुए हैं। ठीक है, अब उसमें से 30 बॉयज पास हुए हैं, तो बाकी तो गर्ल्स पास हुई होंगी, तो माइनस कर दो। 72 गर्ल्स पास हुई हैं। ठीक है, अब गर्ल्स हैं कितनी, 150 बच्चे हैं और 0.6x गर्ल्स हैं, तो आपने 0.6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो कितनी आ जाती हैं, आप बेसिकली काम करो, 150 इंटू 0.6 कितना होता है, जीरो से डेसिमल कैंसिल करो, तो 15 इंटू 6 कितना होता है, 90। आप पूरा मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, पर डेसिमल से भाई उसका जीरो से इसका डेसिमल गायब कर दो, 15 इंटू 6 90 होता है। 90 गर्ल्स, उसमें से कितनी पास हुई हैं, 72। तो कितनी पास नहीं हुई होंगी, 18 पास नहीं हुई है। ठीक है, तो आपको 18 का परसेंटेज 90 के साथ निकालना है, और ये इंटू 100 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, 18 इंटू 5 और 100/2 कितना होता है, 20%। ठीक है, बेसिकली 72 जो होता है ना, वो 90 का 80% होता है, पर हमें पासिंग नहीं फेलिंग परसेंटेज गर्ल्स का निकालना है, तो हमने यहां पे क्या रख दिया, 20% आंसर। तो आंसर 80 मत बोलना, 20 आंसर होगा। ठीक है, एक बात और ध्यान दीजिए, व्हाट परसेंटेज ऑफ गर्ल्स डू नॉट पास, तो हमें गर्ल्स का ही वो परसेंटेज निकालना है जो पास नहीं हुई, इसलिए नीचे गर्ल्स का नंबर आया, नीचे 150 नहीं आया। आई डू नॉट हैव टू कंपेयर विद टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इट इज ओनली फॉर द गर्ल्स। ठीक, तो आंसर आ गया 20। 20 बॉक्स में आप आंसर अपने ऑनलाइन कीबोर्ड से लिख सकते हो। ये रहा। चलो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। आई थिंक बस कितने और हैं, 3 4 क्वेश्चन और हैं, आराम से कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखिएगा इस क्वेश्चन को। भाई देखो, इससे आपका ना इस वाले कैट के सारे सवाल सॉल्व हो जाते हैं, तो आपका सब्जेक्ट पूरा हो जाता है। समय जरूर लगता है, बट काम पूरा बन जाएगा। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं जल्दी से। अब देखो, अ पर्सन इन्वेस्टेड अ टोटल ऑफ 15 लाख, 15 लाख इन्वेस्ट कर रहा है। एक हिस्सा, अ पार्ट वॉज इन्वेस्टेड इन अ फिक्स डिपॉजिट अर्निंग 6% एनुअल इंटरेस्ट, तो एक हिस्सा एफडी में जमा की जिसका 6% रिटर्न है। रिमेनिंग अमाउंट उसने दो डिपॉजिट्स में डाले हैं, किस रेशियो में, 2:1 रेशियो में। ठीक, उसमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, एक में 4%, एक में 3% रिस्पेक्टिवली। ठीक है, टोटल एनुअल इंटरेस्ट की इनकम है 76,000, तो आपको उसकी देन द अमाउंट इन रुपीज लैक्स इन्वेस्टेड इन फिक्स डिपॉजिट, तो एफडी में कितना डाला था आपको बताना है। ठीक है, अब एक सिंपल काम देखिएगा, वो एक पार्ट एफडी में डाल रहा है, बाकी पार्ट दूसरे डिपॉजिट में डाल रहा है, किस रेशियो में, 1:2:1 में। तो एक पार्ट गया हमारा एफडी में, दूसरा पार्ट दोबारा दो हिस्सों में टूट रहा है 2:1 में। अब क्योंकि उसने 2:1 दे के रखा है, तो चलो यहीं से शुरू कर लेते हैं। भाई आप एक बात जानते हैं ना, अगर आपको रेशियो को एक्चुअल वैल्यू में अज्यूम करना है तो फिर आपको एक कांस्टेंट मानना पड़ता है। तो एक काम करते हैं, उधर जो दो हिस्से हैं उन्हें क्या मान लेते हैं, 2:1 बोला ना, तो 2x और 1x मतलब x मान लेते हैं। ठीक है, तो ये उधर के दो हिस्से हैं जिन पे रिटर्न कितना है, इस पे 4। क्वेश्चन यहां से शुरू करना आसान है, बिकॉज उसने 2:1 दिया है ना, तो वहां से स्टार्ट करना बेटर रहेगा। और इसका रिटर्न कितना है, 3%। अब देखिए,
व्हाट इज 2x प्लस 3x? 3x। अब 15 लाख में से 3x तो यहां चला गया, जो बचा है वो एफडी में तो गया होगा, तो इधर वाला पार्ट कितना बन गया? 15 लाख माइनस 3x। यूनिट सबकी लाख मान के चल रहा हूं, वो ध्यान रखना, लाख यूनिट है। चलो अब इक्वेशन लिख लो, तीनों का रिटर्न निकाल के ऐड करके इसके बराबर रख देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलो पहले यहां देख लो, 15 माइनस 3x, यहां रिटर्न कितना मिल रहा है आपको? 6% का, तो 6/100 प्लस इसका लिख लो आप 2x वाले का, 2x पे मिल रहा है आपको 4% का, मतलब 4/100, और आखिरी x वाला है इसमें मिल रहा है 3% का, 3/100। ठीक है, पूरा मिला के रिटर्न कितना है? 76,000। क्या लिखें? ये सारे यूनिट्स आप जानते हैं लैक्स में लिखें, तो आपको 76,000 भी लैक्स में लिखना पड़ेगा, मतलब 0.76 लैक्स, 10 की पावर 5 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। 76,000 में 0.76 लैक्स होता है। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए। देखा आपने, हमने अपना इनिशियल अजम्पशन स्मार्टली लिया, सोच समझ के सिंपल तरीके से, तो हमारी इक्वेशन कितनी आसान बन गई, वरना चीजें काफी कॉम्प्लिकेट यहां पे हो सकती थी। ठीक है, चलो एक काम करें, लेफ्ट और राइट साइड दोनों 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो डेसिमल भी हट जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा? लेफ्ट साइड में तो 100 नीचे से हट गया, तो फिर एक काम कर लेते हैं कि इधर लिख रहा हूं मैं यहां पे, 6 को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं ब्रैकेट खोल के, तो ये 90 हो गया, माइनस 18x हो गया, इधर 8x हो गया, यहां 3x लिखा हुआ है, राइट साइड में 76 आ जाएगा। अब ये कितना बचा? 11। ठीक है, तो -18 + 11 कितना होता है? -7, उसको उधर ले जा रहे हैं, तो राइट में 7x आ गया, और लेफ्ट में क्या आएगा? 90 - 76, कितना बचा? 14, तो x कितना आ गया? 2। क्या 2 मेरा आंसर है? नहीं, उसने ये नहीं पूछा है, उसने पूछा कि एफडी में कितना डाला आपने। अब देख लो, ये आ चुका है 2, x 2 आ गया, तो 2x कितना हो जाएगा? 4। 6 लाख तो यहां चले गए, 15 लाख में से 6 लाख चले गए, तो यहां कितने बचेंगे आपके? 9 लाख। 9 इज योर आंसर। देखा, सिंपल इक्वेशन, एक ही वाले से आपका आंसर आ गया। अजम्पशन समझदारी से सिंपल तरीके से लो, कॉम्प्लिकेट मत करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टार्टिंग सही करना बहुत जरूरी है, इसलिए अप्रोच में स्टार्टिंग पॉइंट पे मैं खास ध्यान दे रहा हूं आपको, उसमें गलती मत करना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार ध्यान से, ये भी कैट का एक्चुअल क्वेश्चन है, बस 2-3 सवाल और। देखो समय जरूर लग रहा है, पर अंदर बहुत सॉलिड कॉन्फिडेंस बनेगा आपका इसके बाद, फिर आप जो भी सवाल करना चाहे किसी भी डिफिकल्टी का, इजी से लेकर डिफिकल्ट तक आराम से टैकल कर पाओगे। ठीक है, चलिए देखो, कम क्वेश्चन कराना मेरे लिए आसान होता है, इतने क्वेश्चन कराने में प्रॉब्लम तो आपको मुझे दोनों को है, बट फायदा देखना है ना, हमने वो एग्जाम क्रैक करना है, जल्दबाजी में थोड़ी नहीं हम लोग। ठीक है, चलो, इन 2010 a library contained 11,500 बुक्स इन 2 कैटेगरीज, एक तो फिक्शन और एक नॉन फिक्शन। ठीक है, तो 2 कैटेगरी बना ही लेते हैं, एक फिक्शन कैटेगरी है और एक कौन सी कैटेगरी है? नॉन फिक्शन कैटेगरी। ठीक, इन 2015 द लाइब्रेरी कंटेन्ड 12,760 बुक्स, 12,760, 12,760 बुक्स इन 2 कैटेगरी। तो एक काम करें, एक 2010 की बात कर रहा है और एक किसकी बात कर रहा है? 2015 की। उसने टोटल बुक्स की बात करी है, इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा अभी। 2010 में टोटल बुक्स कितनी है? 11,500, और 2015 में कितनी है? 12,760। ठीक है, चलिए, ड्यूरिंग दिस पीरियड, कौन सा पीरियड? 10 से 15 के बीच में, देयर वॉज 10% इंक्रीज इन द फिक्शन कैटेगरी एंड 12% इंक्रीज इन द नॉन फिक्शन कैटेगरी। सो हाउ मेनी फिक्शन बुक्स आर देयर इन 2015? अब सवाल है कि हमें फिक्शन नॉन फिक्शन की तो बात बोली ही नहीं गई, बस इंक्रीज की बात कर दी। अब 2010 में इन दोनों को कुछ मानोगे, तभी तो उन पे इंक्रीज करोगे 15 के लिए। तो एक काम करते हैं, 2010 में फिक्शन बुक्स x मान लेते हैं और नॉन फिक्शन y मान लेते हैं, और इन पे इंक्रीज लगा देते हैं। x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 11500, क्योंकि 2010 की बात करिए। अब इंक्रीज करो, इस पीरियड में मतलब 2010 से लेके 2015 तक कितना इंक्रीज हो रहा है फिक्शन में? 10%। 10% इंक्रीज का फैक्टर बता दो जल्दी से मुझे। 1.1, तो ये 1.1x हो गया। और इसमें कितना इंक्रीज हो रहा है नॉन फिक्शन में? 12%। व्हाट इज 12% का फैक्टर? 1.2 या 1.12? 1.12। 1.2 तो 20% का हो जाएगा, 12% का 1.12 होगा। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर होगा। 1.12y, ये 2015 का आ गया। इनका सम भी कितना हो जाएगा? 12,760। समझ गए? 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, ये तो सॉल्व करना आता है ना, आराम से कर लेते हैं। लेट अस एलिमिनेट एनी वन ऑफ देम। देखो, यहां आपको एलिमिनेट या तो x कर सकते हो, y कर सकते हो। 1.1 1.12 से ज्यादा आसान फैक्टर है, उसको यूज करिए। तो एक काम करते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन को आप 1.1 से मल्टीप्लाई करिए,
तो क्या आ जाएगा, मैं ये इस वाले को 1.1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो कितना आ जाएगा 1.1x प्लस 1.1 वाई इज इक्वल टू, इसको इंटू 1.1 कर दो तो कितना हो जाएगा, ये रहा आपका इतना। आप इसको इंटू 1.1 करोगे तो कितना आ जाएगा 11500 और 11500। डेसिमल बाद में लगा देंगे, ये जीरो ये जीरो ये 5 ये 6 ये 12, डेसिमल एक जगह पे लगाना पड़ेगा तो कितना आ गया 12650। सिंपल कैलकुलेशन। आप पहले 1.12 मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते थे, बट प्रॉब्लम है कि वो कैलकुलेशन थोड़े मुश्किल करता है आपके लिए। ठीक है, चलो माइनस कर दो। लेट अस सब्सट्रैक्ट दिस टू इक्वेशन। एक्स तो गायब हो गया, वाई कितना बच गया, यहां कितना बचा 0.02y, और यहां कितना बच रहा है, जितना मैं समझ पा रहा हूं ये तो कैंसिल हो गया, 110 बच रहा है। ठीक है, माइनस करने पर 110 बच रहा है। लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ y। y कितना आ गया, ये आ गया नीचे 0.02 आएगा, तो एक काम करें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर भी तो नीचे ये 2 बन जाएगा। सॉल्व करो कितना आ रहा है, दिस इज 5500। 5500 तो एक्स कितना y आ गया। हमें क्या चाहिए, हमें फिक्शन बुक्स चाहिए, वो भी 2015 में, पर उसके लिए पहले आपको 2010 की निकालनी पड़ेगी। अब देख लीजिए, इतने में से, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इतने में से ये किताबें किसकी हैं आपकी, नॉन फिक्शन, तो फिक्शन की निकाल लो। आप कैसे निकालोगे, कैंसिल कर दो। ये कितना आ गया 6000, तो यहां पे एक सेकेंड, एक्स कितना आ गया आपका 6000। अब आपको x चाहिए या 1.1x चाहिए, आपको 2015 का चाहिए, आपको 1.1x चाहिए, मतलब आप 6000 में 1.1 मल्टीप्लाई कर दो, वो कितना हो जाएगा, बेसिकली 1.1 मतलब 10% और ऐड कर दो, 6000 में 10% मतलब 600 ऐड कर दो, आपका आंसर कितना आ जाएगा 6600 इज योर आंसर। बी ऑप्शन इज द आंसर। ध्यान रखना, 6000 मार्क करने गलती मत करना। 6000 फिक्शन बुक्स का ही नंबर है, पर 2010 का है, पर पूछा कौन सा आपसे 2015। यहां पे एक बार ध्यान रखना, कभी भी सिली मिस्टेक मत करना। और कई बार होता क्या है ना, देखो सॉल्व करते हुए आपका 6000 आया था, कई बार इमोशनल होकर जल्दी से हम 6000 ही मार्क, क्योंकि देखो बीच में आने वाले आंसर अगर मैच कर जाए तो दिमाग कई बार सोचना बंद कर देता है, और सिली मिस्टेक बहुत खतरनाक होती है। 4 नंबर पर नुकसान होगा, +3 तो मिलेगा नहीं आपको, -1 और मिल जाएगा। तो बहुत केयरफुल रहिए। एक बात और, हम सबको लगता है कि सिली मिस्टेक हमारे साथ तो होगी नहीं, पड़ोस के साथ हो सकती है, ऐसा नहीं। सिली मिस्टेक कब हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा, तो बी वेरी वेरी केयरफुल। हम लोग जब मॉक करना शुरू करेंगे तो रियलाइज करेंगे सिली मिस्टेक हम लोग करते हैं, बिल्कुल नहीं करनी। सिली मिस्टेक हैज टू बी जीरो। ठीक है, एग्जाम के 2 ही रूल होते हैं। पहला रूल, कोई भी आसान सवाल ना छूटे, और दूसरा सिली मिस्टेक ना हो। ये जरूर करिए, फायदा मिलेगा आपको। आगे चलते हैं, आई थिंक बस, हाँ बस 2 सवाल और जल्दी से करके निपटाते हैं। ठीक है, जल्दी से हो जाए, बस 2 सवाल। एक्चुअल क्वेश्चन है कैट का 2019 का। जॉन गेट्स ₹57 पर आवर ऑफ रेगुलर वर्क, मतलब अगर जॉन करता है रेगुलर वर्क तो उसे 1 घंटे में ₹57 मिलते हैं, ये रेट है उसका सैलरी का। पर अगर वो ओवर टाइम करता है तो उसे कितने रुपए मिलते हैं, ₹114। ठीक है, अब टोटल ही वर्क्स ऑल टुगेदर फॉर 172 आवर्स। ठीक, इंडिविजुअल काम कितना कर रहा है वो मुझे पता नहीं है, पर टोटल उसे 172 आवर्स काम करता है। हिज इनकम फ्रॉम ओवर टाइम इज 15% ऑफ हिज इनकम फ्रॉम रेगुलर आवर्स। ठीक है, तो अगर हम इसके रेगुलर, अब इसमें पूछा क्या है, हाउ मेनी आवर्स डिड ही वर्क ओवर टाइम। अब देखिएगा, अगर मैं इसके रेगुलर आवर्स का वर्क मानता हूं एक्स आवर्स, एक्स घंटे काम किया है, एक्स आवर्स, तो उसने ओवर टाइम कितना किया होगा 172 माइनस एक्स आवर्स, क्योंकि 172 तो काम कर रहा है। तो अगर नॉर्मल आवर्स एक्स है तो ओवर टाइम वाला कितना हो जाएगा 172 माइनस एक्स। चलिए, अब देखिए, उसकी ओवर टाइम की इनकम नॉर्मल या रेगुलर वाली इनकम का 15% है। लेस या मोर नहीं बोला, सीधा बोला है। यहां पे एक्सीड, मोर, लेस ऐसा वर्ड नहीं मिल रहा, तो कंपैरिजन कैसा है, डू वी हैव टू अप्लाई फैक्टर, मतलब मैं 1.1 का इस्तेमाल करूं या 0.15 का इस्तेमाल करूं, 0.15, क्योंकि उसने इंक्रीज की बात या डिक्रीज की बात नहीं करी है, सीधे कंपेयर किया है, तो 0.15 आएगा, ना तो 1.15 ना तो 0.85। तो बी वेरी केयरफुल, अपनी तरफ से फैक्टर मत लगाना यहाँ पे। ठीक, चलो, तो पहले काम करते हैं, उसकी ओवर टाइम की इनकम निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे, ओवर टाइम का टाइम तो ये रहा उसका, और पैसे कितने मिलते हैं, ₹114 मिलते हैं। ठीक है, और रेगुलर का इनकम निकाल लें। रेगुलर इनकम के आवर्स एक्स हैं इसके, और कितना कमाता है ये, एक सेकंड, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया क्या, हाँ सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। इसको मिटा दें वरना बाद में स्पेस लेगा बहुत ज़्यादा। हाँ, जस्ट अ मिनट, मैं इसको मिटा देता हूँ। हाँ जी, चलिए, तो अब दोनों चीज़ें पुट करके आपस में आंसर निकाल लेते हैं।
पहले मैं उसकी ओवर टाइम की इनकम निकाल रहा हूं। उसके ओवर टाइम के आवर्स तो ये रहे, और सैलरी कितनी है इसकी 114। ठीक है, आई थिंक सही नहीं कहा था हमने, ऐसे बिठा दिया, कोई बात नहीं। और रेगुलर इसके कितने घंटे हैं, एक्स आवर्स है, ये हमने रेगुलर वाले माने हैं, ये हमने ओवर टाइम के माने हैं। ठीक है, और रेगुलर्स के आवर एक्स है और कितने पैसे कमाता है ये 57। अब एक बात देखिएगा, ओवर टाइम इनकम जो है निकल के आ गई है, ये रेगुलर वाली का 15% है। तो इसलिए आप इस रेगुलर वाली में जब इसका 15% निकालोगे, मतलब 15/100 मतलब 0.15, तो आपको इसके बराबर मिल जाएगा। तो रेगुलर इनकम का जब मैंने 15% निकाला तो मुझे ओवर टाइम की इनकम मिल गई। क्लियर, अब आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। चलो सॉल्व करें। देखो बड़ा सिंपल है, 57 से हमने पहले कैंसिल किया, 57 का डबल होता है 114, तो ये निकल के आ गया। ठीक, अब एक काम करें, लेट अस डू वन थिंग, हमें एक जरूरत है, हमें डेसिमल हटाना है, तो हम इंटू 100 कर रहे हैं, राइट में भी और लेफ्ट में भी। तो लेफ्ट में क्या आ जाएगा, ये 200 आ गया, ब्रैकेट में 172 माइनस एक्स है, और राइट साइड में व्हाट इज 0.15 इंटू 100, डेसिमल हट गया, 15x बचा आपका। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दूं, 200 इंटू 172, कैलकुलेशन अभी नहीं कर रहा हूं, आखिरी में करूंगा, देखना टाइम बच जाएगा। माइनस कितना आ गया 200x, और राइट में है 15x, x को एक तरफ ले, कितना हो जाएगा 215x। 215x विल बी इक्वल टू दिस, तो x विल बी इक्वल टू, यहां सीधे लिख दूं, x किसके बराबर हो जाएगा 200 इंटू 172, और नीचे क्या आएगा 215। ठीक है, अब आप सॉल्व करने में मेहनत लगाओ अपनी। ठीक है, बीच में क्यों सॉल्व करना बेवजह। आइए सॉल्व करते हैं, ये बिल्कुल सही रहा ना, 200 इंटू एक्स, हाँ बिल्कुल सही है, और ये 15 डबल हो गया। ओके फाइन, फेयर इनफ। और ये 200 से 215x, चलो सॉल्व करते हैं। पहले 5 से कैंसिल करें, तो 5 से कैंसिल करने पर ये 40 आ गया, ये कितना आ गया 5 इंटू 4 इज 20, और ये 3 आ गया। अब यहां से कैंसिल कर देखिए, 43 का 4 टाइम्स कर दो आप एक बार, 43 का 4 टाइम्स, 43 का 4 टाइम्स कितना होगा 40 इंटू 4 160, और 4 इंटू 3 12, व्हाट इज 160 इंटू 12 172, ये 4 टाइम्स हो गया। व्हाट इज 40 इंटू 4 160, एक्स 160 आ गया। अब एक बात होता है, एक्स क्या आया, रेगुलर घंटे आए हैं, आपको ओवर टाइम वाले घंटे चाहिए, तो 172 में से 160 माइनस करिए, 12 बचेगा आपका आंसर, 12 इज योर आंसर। तो ध्यान रखना यहां 160 आंसर, क्योंकि ये देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसको हम टीटा बोलते हैं। टीटा मतलब कि टाइप इन द आंसर, आपको आंसर टाइप करना पड़ता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं, टीटा वाला क्वेश्चन है, या जिसको हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो आप 160 आंसर मत मार्क करना, आपको आंसर 12 मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, देन कहानी खत्म परसेंटेज की। होपफुली अब तक आप समझ गए परसेंटेज के सवाल कितने भी कॉम्प्लेक्स पूछ ले हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, इन एन एग्जामिनेशन score of A was 10% less than that of B, the score of B was 25% more than that of C, and score of C was 20% less than that of D. If A scored 72, तो हमें D का स्कोर फाइंड करना। आप देख रहे हैं, आप अब तक समझ गए होंगे कि हमें यहां पे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का ग्रिप पूरा मतलब कॉन्सेप्ट लगाना है, क्योंकि वो 3-4 बार लगवाएगा। अगर स्ट्रांग है तो आराम से आंसर आ जाएगा। देखो A B C D इनकी कहानी है, क्या दिया हुआ है 72 A दिया हुआ है, यहां से घूम घूम के D के पास जाना है। अब देखो, तो पहले शुरू करते हैं, A इज 10% लेस देन B, 10% लेस का फैक्टर 0.9 होता है, तो 0.9 जब B पे लगेगा तब A बनेगा, पर हमें तो A दिया है तो हमें उल्टा जाना है, इसलिए हम 0.9 B में मल्टीप्लाई नहीं A में डिवाइड करेंगे। तो 72 बाय 0.9 करेंगे तो जाके B आएगा। डेसिमल हटा दो, 720 बाय 9 कितना हो जाता है 80। 9 का 8 टाइम 72 होता है। ठीक है, तो आ गया बी का आंसर। आगे चलते हैं, स्कोर ऑफ बी इज 25% मोर देन सी। 25% मोर का फैक्टर कितना होता है 1.25, जो कि 5/4 होता है, मैंने बताया था आपको 5/4, ये ध्यान रखना हर बार, 1.25 इज 5/4, कॉमनली यूज वैल्यू है। ठीक, ठीक है, तो सी का 5/4 करने पर आपको बी मिलेगा, पर आपके पास तो बी है और आपको उल्टा सी के पास जाना है। तो एक काम बताइए, 5/4 सी में मल्टीप्लाई करें या 5/4 बी में डिवाइड करें, आपको 5/4 बी में डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पे लिख रहा हूं, आपको 80 से डिवाइड करना पड़ेगा 5/4, तो आप समझ रहे हो ना क्या होगा, 4 ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक, व्हाट इज 80/5 16, व्हाट इज 16 इंटू 4 64, सी 64 आ गया। एक स्टेप और, सी इज 20% लेस देन डी। 20% लेस मतलब फैक्टर 0.8 होता है। ठीक है,
0.8 जब डी में मल्टीप्लाई होगा तो सी बन जाएगा, पर हमारे पास सी है और हमें उल्टा जाके डी के पास जाना है, तो इसलिए हम 0.8 डी में मल्टीप्लाई नहीं, सी में डिवाइड करेंगे। तो 64 में जब आप डिवाइड करेंगे 0.8 तो आपका आंसर आ जाएगा। डेसिमल हटाइए, जीरो यहां आ जाएगा। 64/8 कितना होता है? 8, और एक जीरो भी। डी की वैल्यू 80 आ चुके हैं, ये रहा आपका आंसर। तो आपने देखा मल्टीप्लीकेशन फैक्टर वाले कॉन्सेप्ट में अगर आप स्ट्रांग है तो देखिए एक ही लाइन में आपका पूरा आंसर आ जाएगा, कोई कॉम्प्लेक्स स्टेप लगाने की जरूरत नहीं है आपको। इसलिए परसेंटेज चेंज और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर और क्वेश्चन को ध्यान से समझना और लाइन बाय लाइन उसकी कंडीशन को अप्लाई करते रहना, बस। अपना दिमाग मत लगाना, सिस्टमैटिकली क्वेश्चन को एक साथ भी मत करना। यहां क्वेश्चन मैंने 3 हिस्सों में किया, एक बार में पूरा पढ़ के मैं डर या कंफ्यूज नहीं हो गया। एक एक करके करिए, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहे बेसिक कॉन्सेप्ट और पूरी अप्रोच। मैंने बताया आपको कि क्वेश्चन को अटैक कैसे करना है और आगे कैसे बढ़ना है। होपफुली आपको चीजें क्लियर हो गई हो। तो ये थी परसेंटेज की बातें। आई होप नाउ कि इसमें कॉन्फिडेंस हो गए आप कॉन्फिडेंट, पूरा कॉन्फिडेंटली आप अटेम्प्ट कर पाएंगे क्वेश्चन आगे आने वाले। और बिल्कुल डरिएगा मत, आराम से हो जाएगा। अब आप अपने जहां से भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने कर सकते हैं, आराम से बन जाएगा। इस वीडियो में अगर कोई भी डाउट अगर रहा हो आपको, वैसे मैंने समझाया बहुत आराम से है, फिर भी डाउट है तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं दोबारा समझा दूंगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और आपके वैल्यूएबल कमेंट्स का मैं वेट करूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।